नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरूढ़ पाठ्य पुस्तिका का गद्य से पाठ स्मृति में बारिश पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं कृष्णनाथ। सबसे पहले हम कृष्णनाथ जी का जीवन एवं साहित्य परिचय पढ़ेंगे। कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है। इन्हें सम्मान मिला है लोहिया सम्मान। कृष्णनाथ जी के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। पैठ का अर्थ होता है पहुँच है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्य पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल तक रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयामी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। वज्रयामी परंपरा किसे कहेंगे? बौद्ध धर्म के नियमों का जहाँ ज्ञान करवाया जाता है वह वज्रयामी परंपरा कहलाती है, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म में शिष्यों को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है वह बताया जाता है। उसका अध्ययन इन्होंने शुरू किया। भारतीय चिंतन जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई। सृजन का अर्थ होता है रचना, आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, यानी रचना करने की आकांक्षा उनकी पूरी नहीं हुई। इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़ हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरे सांसारिक अर्थ में, यानी एक तो विचारों से भी वे घुमक्कड़ थे और दूसरे सांसारिक जीवन से भी। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हुए थे। मिथकों का अर्थ होता है पौराणिक कथाओं से जुड़े थे। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर आई। विलक्षणता का अर्थ होता है विचित्रता से। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते थे वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह, तत्ववेत्ता का अर्थ होता है दार्शनिक की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। पर वे शुष्क का अर्थ होता है कोरे, अध्ययन नहीं करते हैं बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उगाड़ते भी हैं। उगाड़ना का अर्थ क्या होता है? अनावृत भी करते हैं। जो कुछ वे देखते हैं उसे अपनी साहित्य में लिखते भी हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह भी स्मृति से स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही है कि वे आए, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाए। मतलब इतिहास में बहुत से ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। उन जगह पर जाकर वे ऐसी जानकारी खोजकर लोगों तक पहुंचाया करते थे। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। मतलब इस तरह से वे अपनी यात्रा का वर्णन इस तरह से करते हैं कि पाठक, पढ़ने वाला स्वयं यह महसूस करने लगता है कि मानो वह स्वयं उनके साथ यात्रा कर रहा हो। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई है।
हम पाठ का सार पढ़ेंगे। स्पीति में बारिश। स्पीति एक स्थान का नाम है जो हिमालय पर्वत के मध्य में स्थित है और लेखक ने स्पीति की यात्रा की थी और अपने यात्रा का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। ये स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। भूगोल का अर्थात वहाँ के भौगोलिक वातावरण का। पाठ में दुर्गम क्षेत्र, दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पर पहुँचना कठिन हो। क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का वर्णन किया है। स्पीति में लोगों के जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका वर्णन भी लेखक ने यहाँ पर किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। स्पीति में यदि कुछ युवा पर्यटक पहुँच जाए तो वहाँ के लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। जो निराशा रूपी जीवन यापन वे लोग कर रहे हैं तो उनमें कुछ आशा का संचार हो सकता है। तो स्पीति के वातावरण में बदलाव आ सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना, उनका यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? युवा पर्यटकों के लिए। वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। जैसे रेगिस्तान में जब पानी की बूंदें बरसती है तो सुखद अनुभव होता है, वैसा ही सुखद अनुभव स्पीति के लोगों को तब होता है जब वहाँ युवा पर्यटक के रूप में आएंगे। स्पीति एक हिल स्टेशन है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। 8 महीने वहाँ पर शरद ऋतु होती है और 4 महीने वहाँ बसंत ऋतु होती है। वहाँ ठंड ज़्यादा होने के कारण लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के लोग भौगोलिक वातावरण से एवं आर्थिक स्थिति से कितना संघर्ष करें, वहाँ लोग कैसे जीवन यापन करें, वहाँ की ऊंचाई कितनी है, वहाँ लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ शुरू करते हैं स्पीति में बारिश। यानी कि ये यात्रा जो है लेखक ने 1971 में की थी, स्पीति की यात्रा। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। देखिए, स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति एक जिला है, उसकी तहसील है स्पीति। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। लाहौल स्पीति का अर्थ है लाहौल के साथ स्पीति शब्द जुड़ा हुआ है, यानी लाहौल जो है वह स्पीति के पास में है, इसलिए इसका नाम लाहौल स्पीति हो गया। तो लाहौल स्पीति का यह योग का अर्थ होता है मेल, आकस्मिक ही है, अर्थात अचानक ही ये मेल हो गया है। इनमें बहुत योग नहीं, इनमें बहुत मेल या अमेल नहीं है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी स्पीति और लाहौल स्पीति दोनों में कोई ज़्यादा मेल या अमेल नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। यानी कि स्पीति तक पहुंचना बहुत कठिन है क्योंकि वहाँ के मार्ग जो हैं बड़े दुर्गम हैं। ऊंचे दर्रों क्या होता है? घाटियाँ। यानी अब जब पहाड़ के ऊंचाई पर चढ़ते हैं और वहाँ से हम नीचे देखते हैं तो जो खाइयाँ दिखाई देती है वही दर्रे कहलाती है। तो ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का जिक्र नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर लोगों का पहुँचना बहुत कठिन है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलंघ्य का अर्थ होता है जिसे लांघना कठिन हो, यानी कि वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी है कि वहाँ लोग आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं, इसीलिए इतिहास में स्पीति का वर्णन देखने को नहीं मिलता है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है। अब देखो, पहले तो वहाँ पर संचार के कोई साधन नहीं थे और मार्ग इतने दुर्गम थे, मौसम 8 महीने सर्दी का रहता था, तब बर्फ़ जमी रहती थी, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, बातचीत नहीं कर पाते थे। अब थोड़ा बहुत उधर सुधार हुआ है, लेखक कह रहे हैं। जब लेखक ने यात्रा की थी उस समय की बात बता रहे हैं कि अब संचार साधन में सुधार आया है। वायरलेस सेट के जरिए अब लोग जो हैं एक दूसरे से ऊंचाई पर बात कर सकते हैं, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। केलंग और काजा
ये दोनों भी पहाड़ी क्षेत्र के नाम हैं। इन दोनों के बीच में स्पीति बसा हुआ है। तो ये वायरलेस सेट जो है वह केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है, यानी केलंग और काजा के बीच में इस वायरलेस सेट के जरिए आपस में बात होती रहती है और केलंग के बादशाह को सदैव भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने की वह कर भी क्या सकता है कि उनके पास और तो कोई ऐसा कोई साधन नहीं है कि भाई कोई संदेशवाहक हो कि उनका संदेश पहुंचा दे और वहाँ की स्थिति को पता कर ले। केवल वायरलेस सेट के जरिए ही वे आपस में बात कर सकते हैं। केलंग और काजा के राजा और सूबेदारों का यह भय जो है लेखक कहते हैं निरर्थक है, क्योंकि बसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में तो प्राय असंभव है, क्योंकि 170 मील की दूरी किसके बीच में है? केलंग और काजा के बीच में 170 मील की दूरी है। और बसंत में भी वहाँ पर जाना कठिन है, क्योंकि मार्ग जो है बहुत दुर्गम है ना, कठिन मार्ग है। और दूसरी बात, शीत में तो प्राय असंभव है। तो शीत ऋतु जो 8 महीने तक रहती है, तो शीत ऋतु में तो प्रायः वहाँ पहुँचना असंभव होता है, क्योंकि सब जगह बर्फ़ से रास्ते बंद हो जाते हैं, सब और बर्फ़ ही बर्फ़ जमी होती है, तो आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तो ये जो भय करते हैं, तो उनका भय जो है आपस में युद्ध का जो भय बना हुआ है वह निरर्थक है, क्योंकि स्थिति में 4 महीने तो बसंत ऋतु होती है और 8 महीने शीत ऋतु होती है। बसंत ऋतु में जाना भी कठिन है, तो शीत ऋतु में तो असंभव ही होता है, तो युद्ध की स्थिति बन नहीं सकती है। तो उनके मन में जो युद्ध का भय है वह लेखक कहते हैं निरर्थक है।